Question number 787. A client says, I take baking soda in water when I get heartburn. जब मेरे को हार्टबर्न होता है तो मैं बेकिंग सोडा ले लेता हूँ वाटर के साथ. द नर्स सजेस्ट एन एंटासिड. नर्स कहती है कि नहीं, एंटासिड लिया कीजिए जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो बेकिंग सोडा की जगह. तो क्या एडवांटेज होता है एंटासिड लेने का इसके ऊपर, यानी कि अगर आपको हार्टबर्न हो रहा है तो क्यों आपको एंटासिड लेना चाहिए और बेकिंग सोडा वगैरह नहीं लेना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है. तो उसका सीधा सा आंसर जाता है बच्चे कि कोई भी डायरेक्ट सिस्टमिक एसिड बेस बैलेंस पर असर नहीं पड़ता है एंटासिड का. नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सिस्टमिक एसिड बेस बैलेंस. हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है एंटासिड का, ठीक है. जबकि जो बेकिंग सोडा वगैरह है वो हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को असंतुलित कर सकती है. इसलिए एंटासिड लीजिए क्योंकि उसका सिस्टमिक एसिड बेस बैलेंस में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. तो आंसर जाएगा थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 788. फेमोटिडिन इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज. एक व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर डिजीज है और पेप्टिक अल्सर डिजीज सबसे कॉमनली किससे होती है? एच पाइलोरी से. ये ध्यान रखिएगा. और इसके लिए हम जो ड्रग रेजिमेंट फॉलो करते हैं उसमें 2 एंटीबायोटिक होती है, 1+2 2 एंटीबायोटिक होती है और एक पेंटाप्रोजोल होती है. एक एंटासिड और 2 एंटीबायोटिक होती है एच पाइलोरी के लिए, ठीक है. ट्रिपल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है. ये सिर्फ ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बता दिए. तो अगर किसी व्यक्ति को फेमोटिडिन चल रही है पेप्टिक अल्सर के लिए तो पेशेंट पूछता है कि ये दवाई जो फेमोटिडिन है करती क्या है, तो नर्स क्या बताएगी कि फेमोटिडिन क्या होती है. बच्चे जिसके पीछे टिडिन होता है ना, जैसे रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, ये सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं. H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है. यानी कि यह हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से यह गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन को रोकते हैं, इनिबिट करते हैं. ध्यान रखिएगा. जिसके भी पीछे टिडिन आता है जैसे रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ये क्वेश्चन कई बार एम्स में आया हुआ है. जिसके पीछे टिडिन आता है वो गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को रोक देते हैं और वह H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं. ध्यान रखिएगा. वहीं एक दूसरी क्लास ऑफ ड्रग होती है जैसे पेंटाप्राजोल. जिसके पीछे प्राजोल आता है ना, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल. तो जिनके पीछे प्राजोल आता है ना वो होती है प्रोटोन पंप इनिबिटर, PPI बोलते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर. और वह HCl यानी एसिड के सीक्रेशन को कम करती है. जो रेनिटिडिन होती है वह H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है और वो इनिबिट करती है सीक्रेशन को. जबकि जो प्राजोल होती है वो प्रोटोन पंप इनिबिटर होती है और वो HCl के सीक्रेशन को यानी एसिड के सीक्रेशन को कम करती है. और ये भी पेप्टिक अल्सर में दी जाती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 789 छोड़ दीजिए, या आप लोग देख लीजिएगा. इसमें बस इतना हमें पता होना चाहिए कि मॉर्फिन अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हो तो पेशेंट को टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और उसको और ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है, ठीक है. तो देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 790 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 790. आइसोनियाजिड इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफाइलेक्टिव मेजर फॉर अ क्लाइंट हुज स्पाउस इज एक्टिव TB. एक व्यक्ति को एक्टिव TB है और इसके स्पाउस को आइसोनियाजिड मेडिसिन रिकमेंड की गई है. व्हाट स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट दैट देयर इज नीड फॉर फर्दर टीचिंग. क्या अगर क्लाइंट बोले तो यह दर्शाता है कि उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है. देखिए, अगर वो बोलता है आई प्लान टू स्टार्ट टेकिंग विटामिन B6 विद ब्रेकफास्ट. मुझे बताइए, क्या जब कोई व्यक्ति आइसोनियाजिड लेता है तो उसको विटामिन B6 लेना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि आइसोनियाजिड कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी. इसीलिए उससे बचाने के लिए हम क्या देते हैं? विटामिन B6 देते हैं. तो ये तो सही आंसर है, जबकि हमें इस क्वेश्चन में गलत आंसर ढूंढना है. आई स्टिल बी टेकिंग द ड्रग 6 मंथ फ्रॉम नाउ. ये भी बिल्कुल सही है बच्चे. TB की जो दवाई चलती है वो 6 मंथ्स तक चलती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है. आई समटाइम्स अलाउ अवर चिल्ड्रन टू स्लीप इन आवर बेड एट नाइट. नहीं, गलत है, क्योंकि आपके पति को क्या है? एक्टिव TB है. तो आपको बच्चों को अपने साथ नहीं सुलाना है, उनको एक्सपोजर हो सकता है और उनको भी TB हो सकता है, ठीक है. तो ये गलत है. एक तो इस चीज़ को नोट करेगी नर्स. आई ऑल्सो हैव ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज द स्किन टेस्ट वॉज पॉजिटिव. बच्चे याद रखना, जो स्किन टेस्ट है ना, परगुट टेस्ट, जिसे परगुट टेस्ट भी कहा जाता है या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कहा जाता है.
तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का पॉजिटिव आना ये नहीं बताता है कि उस व्यक्ति को टीबी है। अगर ये किसी में पॉजिटिव आया है 72 घंटे के बाद तो ये नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टीबी है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो जिससे टीबी होता है वो उस व्यक्ति के अंदर कभी ना कभी गया है। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई किसी व्यक्ति के अंदर कभी ना कभी गया होगा ना तो उसका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। जैसे कि जो नर्सेस टीबी यानी पल्मो वार्ड में काम कर रही है ना, पल्मोनरी वार्ड में, उनका अगर आप स्किन टेस्ट करोगे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट तो वो हमेशा मोस्टली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उनका सामना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से रोज़ डेली मर्रा में होता रहता है वार्ड में। तो याद रखना, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का पॉजिटिव होना ये नहीं बताता है कि व्यक्ति को टीबी है, वो ये बताता है कि कभी ना कभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और उस व्यक्ति का आमना सामना हुआ होगा, है ना। तो इस टीबी का पॉजिटिव होना कौन बताता है? स्पूटम कल्चर का पॉजिटिव होना। अगर स्पूटम कल्चर पॉजिटिव है तो समझ जाइए उस व्यक्ति को टीबी है, ठीक है। और लास्ट है, आई विल बी स्किपिंग द वाइन बट इंजॉइंग द चीज़ एट नेबर्स पार्टी। मैं चीज़ खाऊंगी नेबर्स की पार्टी में। अब ये बड़ा क्वेश्चन और ये डिस्टेंशन का क्वेश्चन है, ये आपको सबसे अलग बनाएगा नोट सेट में। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को आइसोनियाजिड चल रही है, जिस व्यक्ति को आइसोनियाजिड चल रही है उसको हम मना करेंगे कि आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको एजेड चीज़ नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है टायरामाइन, और आप आइसोनियाजिड अगर ले रहे हैं तो आप आइसोनियाजिड के साथ टायरामाइन नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप आइसोनियाजिड के साथ एजेड चीज़ वगैरह खाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम से आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा फ्लशिंग हो जाएगी। एक तो आपका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ड्रॉप करेगा, आपके चेहरे में फ्लशिंग हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, पूरा रेड हो जाएगा, आपको बहुत तेज़ हेडेक होगा, सर दर्द होगा, ठीक है। तो ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए याद रखना, कभी भी आइसोनियाजिड वाले व्यक्ति को टायरामिन मत दो, टायरामिन रिच डाइट जैसे एजेड चीज़ वगैरह। और टायरामिन किसके साथ नहीं देते थे? टायरामिन रिच डाइट मुझे आप बताइएगा कि किसके साथ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नर्सिंग जगत का, किसके साथ टायरामिन रिच डाइट नहीं देते? मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ, जो डिप्रेशन की दवाई होती है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, उसके साथ भी टायरामिन रिच डाइट नहीं देते हैं। और आइसोनियाजिड के साथ भी टायरामिन रिच डाइट नहीं देते, वरना पेशेंट का बीपी कम होगा, फ्लशिंग होगा और हेडेक होगा। तो ये भी वो गलत बोल रही है कि मैं एजेड चीज़ खाऊंगी पड़ोसी के घर जाके। तो ये 3 चीज़ें गलत बोल रही है, बच्चों को साथ सुलाऊंगी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, और ये तीनों चीज़ गलत है। तो इसके लिए नर्स नोट करेगी, बाकी ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 791, अ नर्स इज रिव्यूइंग द हिस्ट्री एंड फिजिकल ऑफ अ सेवरल क्लाइंट हु टेकिंग रिफैम्सिन। एक बहुत सारे लोग जो रिफैम्सिन ले रहे हैं उनका वो हिस्ट्री ले रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए वो रिफैम्सिन ले रहे हैं। विच क्लाइंट प्रेजेंट अ स्पेसिफिक कंसर्न फॉर द नर्स। किस व्यक्ति को या पेशेंट को देख के नर्स चिंतित होगी? याद रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कभी भी फेनाटॉइन के साथ नहीं देते हैं ओसीपी, पहली चीज़। कभी भी रिफाम्पसिन, अगर किसी व्यक्ति को रिफाम्पसिन चल रही है ना तो उसको भी ऐसी ओसीपी नहीं देना है, क्योंकि ये क्या करता है, ओसीपी के डिग्रेडेशन को बढ़ा देता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। फेनाटॉइन क्या करता है, ओसीपी के डिग्रेडेशन को बढ़ा देता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। और ओसीपी नहीं देते हैं उस व्यक्ति को जिसको लिवर डिजीज़ है, और ओसीपी नहीं देते हैं उस व्यक्ति को जिसमें क्लॉट बनने के खतरा ज़्यादा है, उसमें भी ओसीपी नहीं देते हैं। और ओसीपी नहीं देते हैं उस व्यक्ति, क्योंकि बच्चे ओसीपी अपने आप में क्लॉट बनने के रिस्क को बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, तो जिसमें पहले से क्लॉट बनने का रिस्क ज़्यादा है उसको नहीं देंगे, जैसे डीवीटी वगैरह में, लिवर डिजीज़ में नहीं देंगे। कोई हाइपरटेंसिव क्लाइंट है तो उसको ओसीपी नहीं देते। और न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ओसीपी नहीं देंगे उस व्यक्ति को जिसको हाइपरटेंशन है, ओसीपी नहीं देंगे उस व्यक्ति को जिसको रिफाम्सिन चल रही है, ओसीपी नहीं देंगे उस व्यक्ति को जिसको फेनाटॉइन चल रही है, लिवर डिजीज़ में नहीं देते हैं ओसीपी, और क्लॉट बनने के खतरे को बढ़ा देती है ओसीपी, इसलिए क्लॉट वाले व्यक्ति में भी नहीं देते। तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, किस चीज़ से चिंतित होगी? एक 26 साल की लड़की जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा रही है ओसीपी, उसके साथ चिंतित होगी, क्योंकि रिफैम्सिन अगर उसको चल रही है तो वह ओसीपी नहीं ले सकती, ठीक है। तो आंसर सेकंड इसका होगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 792, आफ्टर अ सर्जरी अ क्लाइंट डेवलप्स डी वेन थ्रोम्बोसिस। एक सर्जरी के बाद व्यक्ति को डीवीटी हो जाता है, और डी वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी के लिए हम कौन सा साइन देखते हैं उसमें? होमान साइन। याद है ना आपको? होमान साइन देखते हैं। चलिए, एक व्यक्ति को सर्जरी के बाद डी वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है और पल्मोनरी एम्बोलस हो जाता है। उस व्यक्ति को, उसके लिए हिपेरिन नाम की दवाई चल रही है, कंटिन्यूस ड्रिप, है ना, एट 1200 यूनिट पर आवर इज प्रिस्क्राइब। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत घंटों के बाद वेंकोमाइसिन भी उसको व्यक्ति को देने के लिए कहा जाता है, जो कि एंटीबायोटिक है। 500 mg इंट्रावेनसली एवरी 12 आवर इज प्रिस्क्राइब। द क्लाइंट हैज़ 1 IV साइट, और पेशेंट के एक हाथ में क्या लगा हुआ है? कैनुला लगा हुआ है, IV लगा हुआ है। तो मुझे बताइए, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक। मुझे बताइए, अगर एक कैनुला लगा हुआ है तो क्या उसी कैनुले से आप हिपेरिन दे सकते हो, और क्या उसी कैनुले से आप वेंकोमाइसिन दे सकते हो? क्या एक ही IV साइट से आप हिपेरिन और वेंकोमाइसिन एक साथ दे सकते हो? क्या आंसर जाएगा नहीं बच्चे, नहीं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हिपेरिन दीजिए, और वेंकोमाइसिन के लिए दूसरे हाथ में नया कैनुला डालिए। वेंकोमाइसिन के लिए दूसरे हाथ में नया कैनुला डालिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? स्टार्ट अनदर IV लाइन फॉर वेंकोमाइसिन एंड कंटिन्यू द हिपेरिन एज प्रिस्क्राइब। वेंकोमाइसिन के लिए दूसरा आपको लाइन बनाना है और हिपेरिन को कंटिन्यू करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 793, वल्सार्टन एन एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट फॉर विच पॉसिबल साइड इफेक्ट शुड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट। क्या साइड इफेक्ट होता है वल्सार्टन का, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है? सीधा याद रखिएगा, इसमें तो एक तो उसमें देखा जा सकता है इरेगुलर पल्स रेट, और एक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखा जाता है वल्सार्टन से। इरेगुलर पल्स रेट एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ऐसा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 794, अ फीमेल क्लाइंट हुज ECG एग्जिबिट मल्टीपल प्रीमैच्योर वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स। एक व्यक्ति के ECG कॉम्प्लेक्स में प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, इज टू टेक ओरल डिसोपायरामाइड। उस व्यक्ति को ओरल डिसोपायरामाइड चल रहा है। वर्ड साइड इफेक्ट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग द क्लाइंट। बच्चे, जो डिसोपायरामाइड है ये एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक, तो जो भी लक्षण आएंगे वो एंटीकोलिनर्जिक के आएंगे, जैसे कि ड्राई माउथ एक लक्षण होता है, कॉन्स्टिपेशन। तो ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों से आने वाले लक्षण है, इसीलिए इसका आंसर ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 795, अ नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन व्हेन बीटा ब्लॉकर एटिनोलॉल इज प्रिस्क्राइब्ड। एक व्यक्ति को बीटा ब्लॉकर एटिनोलॉल दी जा रही है। अब ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है ना बच्चे, एटिनोलॉल वगैरह, बीटा ब्लॉकर वगैरह, और हमने पहले भी पढ़ा था कि यह ट्रिमर के रिस्क को बढ़ा देती है, पाल्पिटेशन वगैरह कराती है। ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। तो एक व्यक्ति को बीटा ब्लॉकर एटिनोलॉल वगैरह प्रिस्क्राइब किया गया है, लॉल ड्रग प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद मॉडरेट हाइपरटेंशन, जिसको हाइपरटेंशन है उसको। व्हाट एक्शन आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट इंडिकेट टू द नर्स दैट द क्लाइंट इज फर्दर टीचिंग। क्लाइंट को फर्दर टीचिंग की जरूरत है, यानी क्लाइंट कौन सी चीज़ इनमें से गलत कर रहा है। याद रखना बच्चे, एटिनोलॉल वगैरह, लॉल वगैरह एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी यह बीपी को क्या करते हैं? कम करते हैं। अगर ये बीपी को कम करते हैं तो ध्यान रखें, इनको रात को सोते समय नहीं खाना है। अगर वो इनको सोते समय खाना है तो ये गलत है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा बीपी कम होता है, और अगर हम ऐसी दवाई खाते हैं जो ऑलरेडी बीपी को और कम करेगी तो व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। इसीलिए जो ये लॉल ड्रग्स होती है ना, इनको हमेशा मॉर्निंग टाइम पे खाना है, मॉर्निंग टाइम पे, कभी भी रात को खा के नहीं सोना है, क्योंकि पहले से ही बीपी कम होता है, हो सकता है व्यक्ति को और ज़्यादा बीपी कम हो जाए, ठीक है। इसलिए हमेशा मॉर्निंग टाइम पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को या लॉल ड्रग्स को लिया जाता है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 796, अ क्लाइंट विद टाइप 2 डायबिटीज़। एक व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसको गाउट हो जाता है, और गाउट के लिए उसको एलुप्रिनॉल दवाई दी जाती है। हमें पता है ना, गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बच्चे? एलुप्रिनॉल। और एक्यूट गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एक्यूट गाउट की कॉलचिचिन, कॉलचिचिन। और कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर, टीबी की कौन सी दवाई गाउट में नहीं देते? पायराजिनामाइड। क्यों? क्योंकि ये खुद से क्या करती है? ये खुद यूरिक एसिड को बढ़ाती है,
इसका साइड इफ़ेक्ट यूरिक एसिड को बढ़ाना होता है, इसीलिए नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं गाउट से। तो एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है उसको गाउट होता है और उसको एल्यूप्रोनॉल चलाई जाती है। द क्लाइंट इज ऑल्सो टेकिंग मेटफॉर्मिन, और उस व्यक्ति को मेटफॉर्मिन भी चल रही है डायबिटीज़ के लिए। ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए ओरली आप टेबलेट किसकी लेते हो, मेटफॉर्मिन की, और उसको एल्यूप्रोनॉल भी चल रहा है। एंड एन ओवर द काउंटर नॉन स्टेरॉइडल anti-inflammatory drug NSAIDs. When teaching about the administration of allopurinol, what should the nurse instruct to the client? आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को एल्यूप्रोनॉल चल रही है ना, तो ध्यान रखें उसको मेटफॉर्मिन कोशिश करें ना चलाएं, क्योंकि मेटफॉर्मिन का काम है ग्लूकोज को कम करना, लेकिन एल्यूप्रोनॉल क्या करता है, मेटफॉर्मिन के काम को बढ़ा देता है। अब अगर मेटफॉर्मिन का काम बढ़ जाएगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कमी हो सकती है, जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर किसी व्यक्ति को मेटफॉर्मिन भी चल रही है और एल्यूप्रोनॉल भी चल रही है तो उस व्यक्ति में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है, क्योंकि एल्यूप्रोनॉल और बढ़ा देता है मेटफॉर्मिन के काम को। इस वजह से व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर फ्रिक्वेंटली, बार बार व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उस व्यक्ति को एल्यूप्रोनॉल और मेटफॉर्मिन दोनों चल रही है तो एल्यूप्रोनॉल मेटफॉर्मिन के काम को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए बार बार उसका शुगर चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 797। अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब अ विटामिन टैबलेट दैट कंटेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक व्यक्ति को विटामिन प्रिस्क्राइब की गई है, खासकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट। जब भी आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कभी आप खाना बच्चे, जब भी आप कभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाओगे ना, आपका यूरिन येलो कलर का हो जाएगा, आपका यूरिन येलो कलर का हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन में बताया गया है। इट में टर्न द यूरिन ब्राइट येलो, यूरिन ब्राइट येलो कलर का हो जाएगा। यूरिन किस किस कलर से चेंज होता है, नाइट्रोफ्रोंटाइन मैंने आपको बताया था ना, नाइट्रोफ्रोंटाइन यूटीआई की ड्रग ऑफ चॉइस है ना, तो नाइट्रोफ्रोंटाइन से ब्राउन कलर यूरिन होता है, याद रखना, ब्राउन कलर यूरिन पूछा जाता है। अच्छा, एक ब्लैडर एनाल्जेसिक होती है पायरिडियम, पायरिडियम एक ब्लैडर एनाल्जेसिक है, ब्लैडर से रिलेटेड दर्द के लिए दी जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के लिए। वह ऑरेंज कलर का यूरिन कराती है। एक फेमस रिफैम्पसिन है, वह भी ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज कलर यूरिन कराती है। एक क्लोफाजिमिन है, क्लोफाजिमिन लेप्रोसी की दवाई होती है क्लोफाजिमिन, पिंक कलर का यूरिन कराती है, पिंक कलर यूरिन। और अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें आता है क्लाउडी यूरिन। ठीक है, तो इतने सारे याद रखने हैं आपको कलर के पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 798। अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग 40 mg ऑफ फ्रूजामाइड। एक व्यक्ति को फ्रूजामाइड चलिए 40 mg IV। विच सेंसेशन रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट डज द नर्स कंसिडर व्हेन डिटरमाइनिंग बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू क्विकली। अगर आप फ्रूजामाइड यानी कि लैसिक्स को एकदम से बहुत रैपिडली किसी पेशेंट को दे दोगे, तो मैंने क्या बताया था, पेशेंट को रिंगिंग इन द ईयर, पेशेंट को ऐसा लगता है मेरे कान में कुछ बज रहा है, जिसे टिनाइटस भी कहा जाता है। उसको कानों में पेन होने लग जाएगा, एयर पेन। ठीक है, लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है, उसको सुनाई नहीं देगा। तो याद रखना, अगर आप बहुत जल्दी दे दोगे फ्रूजामाइड लैसिक्स वगैरह किसी व्यक्ति को, तो उसको ऐसे लक्षण आएंगे, कान के लक्षण, टिनाइटिस, एयर पेन, रिंगिंग इन द ईयर, लॉस ऑफ हियरिंग, ये देखने को मिलेगा। तो बताओ, अगर उसको बहुत क्विकली दे दिया आपने फ्रूजामाइड, तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि मेरे एयर प्लग्ड अप हो चुके हैं, एयर आर प्लग्ड अप। इसीलिए लैसिक को कभी भी इतना रैपिडली मत दो, इतना क्विकली मत दो। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 799। क्वेश्चन नंबर 799। अ वैसोडाइलेटर इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट हार्ट फेलियर। एक व्यक्ति को एक्यूट हार्ट फेलियर है, उसको वैसोडाइलेटर दिया जा रहा है जिसका नाम है नेसिरिटाइड। पल्मोनरी एडिमा भी उस व्यक्ति को है। द नर्स is assessing the client response to the medication. What clinical manifestation should decrease when medication is effective? क्या लक्षण कम होंगे अगर मेडिकेशन इफेक्टिव होगी? तो नेसिराइड जो है वैसोडाइलेटर है, और जब वैसोडाइलेटर उस व्यक्ति को देंगे पल्मोनरी एडिमा वाले को, तो उसका डिस्निया थोड़ा सा कम होगा, और यही इसका सही उत्तर है, डिस्निया को कम करेगा ये। ठीक है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा,
और डिजनिया वगैरह कम देखने को मिलेगा। तो आंसर जाएगा डिजनिया को कम करना इसका उत्तर है। अब मुझे बताओ पल्मोनरी एडिमा में कैसा स्पूटम आता था? पल्मोनरी एडिमा में पिंक टिंज्ड स्पूटम, याद रखें, पिंक टिंज्ड स्पूटम। और अस्थमा में आता था चारकोट लेडन क्रिस्टल, चारकोट लेडन क्रिस्टल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैथ सर्च के। क्वेश्चन नंबर 800, अ क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ टीबी रिपोर्ट्स डिफिकल्ट हियरिंग, उसको सुनने में दिक्कत हो रही है, उसको टीबी है, कौन सी दवाई की वजह से उसको सुनने में दिक्कत हो सकती है? तो हमने बताया ना बच्चे, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवाई होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पीछे सिन आ रहा है ना, तो कौन सी क्लास ऑफ ड्रग होगी? अमाइनो ग्लाइकोसाइड। और हमेशा जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है वो दो ही चीज़ों पे असर डालती है, एक तो सुनने में, हियरिंग में, कान में डीफनेस करेगी, और दूसरा किडनी में नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ठीक है, इसलिए इसके लिए कौन सा टेस्ट करें? KFT टेस्ट करें या फिर हियरिंग टेस्ट करें जिस व्यक्ति को स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक क्वेश्चन आता है, किस रूट से दी जाती है? IM रूट से दी जाती है। और ये ज़्यादातर कब लगाई जाती है, कब नहीं दी जाती है? संडे के दिन नहीं दी जाती है, क्योंकि उस दिन सब बंद होता है ना, तो संडे के दिन IM लगाने वाला कोई नहीं होता है, तो संडे के दिन हम नहीं देते हैं। इतना याद रखना, ये 3 पॉइंट याद रखना। आंसर क्या जाएगा इसका? आंसर जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से उसको हियरिंग दिक्कत हो रही है। इथाम्ब्यूटॉल याद रखना बच्चे, इथाम्ब्यूटॉल ई से आई पर असर डालता है ना, और इसकी वजह से क्या होता है? कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता बच्चा। अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो किस किस कलर में? ग्रीन और रेड कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इसलिए बोला जाता है जिस व्यक्ति को इथाम्ब्यूटॉल चल रही है ना, क्योंकि वो ग्रीन और रेड के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसको ड्राइव करने से मना करते हैं। और इथाम्ब्यूटॉल 6 साल से छोटे बच्चे में नहीं देते हैं, नॉट गिवन, क्योंकि 6 साल से छोटा बच्चे में वो पहले से ही कलर को नहीं पहचान पाता है, वो पहले से ही ग्रीन और रेड कलर को नहीं पहचान पाता है। अगर आप उसको इथाम्ब्यूटॉल दोगे तो पता नहीं चलेगा कि उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, तो इथाम्ब्यूटॉल नहीं देते हैं। ठीक है, और ये एक होती है। अब मुझे ये बताओ, ये बैक्टीरियोसिडल होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, फिर आता है आइसोनियाजिड, किस में नहीं देते? गाउट में नहीं देते हैं, नहीं सॉरी, पायरेजिनामाइड नहीं देते हैं गाउट में। ये बताइए, पायरेजिनामाइड किस में नहीं देते? गाउट में नहीं देते हैं, क्योंकि वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। और आइसोनियाजिड क्या कराता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसलिए इसको क्या देते हैं? विटामिन B6 दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बनते हैं ट्यूबरकुलर ड्रग से। ठीक है, तो इसी के साथ आपके बच्चे मैथ सर्च ख़त्म होती है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। मैथ सर्च हो चुकी है आपकी ख़त्म, और इसके बाद हम देखेंगे पीडिया, गायनी और अलग अलग जो बचे हुए यूनिट्स, पर यहाँ पर आपकी मैथ सर्च कंप्लीट होती है। कोशिश करें कि बार बार इन लेक्चर्स को 1.5x की स्पीड में या फिर 2x की स्पीड में बार बार सुने, ताकि पूरी मौजबी आपके ऑन टिप्स आपको आ जाए। ठीक है, और याद रखें, मेरा भरोसा माने, जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें कर ली और मौजबी आपकी टिप्स पे आ गई ना, उस दिन जब आप एग्ज़ाम का पेपर देने जाओगे ना, तो कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो आपको हरा पाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नौकरी की भीख मांगने मत जाओ, हमेशा जॉब को छीनने की कोशिश करो अपना काबिलियत दिखाकर। इस लेवल की तैयारी करो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके साथ एग्ज़ाम देने से डरे। ठीक है, तो मौसबी को ऑन टिप्स करने की कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे पीडिया, गायनी वगैरह की क्लासेस आगे देखेंगे। चलिए, थैंक यू।